Namaskar. Good morning to everyone. Welcome back once again on this online and offline platform of Inspiration Study Circle, जहां पर हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम लोग कल जिस टॉपिक पर पहुंचे थे, अभी प्रारंभिक टॉपिक है, हम लोग जिस टॉपिक पे पहुंचे थे दैट इज प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपको बताया प्रस्तावना से प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आते हैं। यूपीएससी का एग्जाम होगा आपका या स्टेट पीसीएस के एग्जाम होंगे, बहुत भर भर के प्रश्न आते हैं। और प्रस्तावना के प्रश्न को करना बहुत आसान भी है, क्योंकि उसमें 4-5 चीजों को ध्यान में रखना है। बुनियादी बातें, पीछे अब बात नहीं बिल्कुल भी, 4-5 चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक बातें हैं। और वो चीजें आप अगर एक बार समझ गए अच्छे से, तो फिर कैसा भी प्रश्न है, घूम के आएगा प्रश्न, तो भी आप उसका उत्तर कर पाएंगे। तो सभी लोग हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में। कुछ नए साथी भी हमारे साथ हैं, नए दोस्त भी हैं। तो हम आगे बढ़े और आगे की चर्चा करें उससे पहले आप सभी लोग रिवाइज करने, और जो कल थे क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी थे, वो अति सतर्क रहें और जो भी चीजें कल समझाई गई थी उसको एक बार पूरा रिवाइज कीजिए। तब तक ऑनलाइन भी बच्चे जुड़ रहे हैं, पूरा रिवाइज कीजिए। हमने कल क्या क्या पढ़ा था प्रस्तावना में, प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है। हर एक चीज जो कल हमने लिखी थी या जो हमने समझी थी वो आपको पता होनी चाहिए। एक बार सभी लोग रिवाइज करें, हमने जो भी कल पढ़ा था, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखें कि प्रस्तावना में क्या क्या शब्द है, हमारी प्रस्तावना में वो क्या क्या 4 बातें बताती है। जरा सभी लोग रिवाइज करें फटाफट से। ये ऐड क्यों नहीं हो रही तब से सीमा जी? अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर वो सॉरी, थोड़ा सा ऑफिस में बिजी थे, इसलिए अभी देर हो गई मैं। कोई बात नहीं, चले भाई। प्रस्तावना क्या है, आप लोगों जो नए बच्चे हैं जरा ध्यान दीजिए। हम लोग भारत के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, और जो भारत का संविधान है वो आप जानते हैं हमारे देश का क्या है, मूलभूत कानून है। किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उस देश का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है। क्योंकि उस देश की राज व्यवस्था, उस देश का शासन, उस देश में सरकार और नागरिकों के मध्य संबंध, ये सब हमें कहां से पता लगते हैं, कहां परिभाषित होते हैं, संविधान में। तो संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द बेसिक लॉ और द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये किसी भी देश का बहुत ही बुनियादी कानून है, फंडामेंटल कानून है, जो कि उस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। आप समझते हैं कि सरकार के अलग अलग अंग होते हैं। लोकतंत्र में आप जानते हैं या किसी भी व्यवस्था में आप देखें तो सरकार का कार्य करने का तरीका होता है, वहां पे आप 3 अंग देखते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये आप देखते हैं। अब हमारे यहाँ व्यवस्थापिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, इनका अंतः संबंध कैसा होगा, इनकी शक्तियों का पृथकीकरण कैसा होगा, कैसी शासन व्यवस्था होगी, केंद्र सरकार को क्या शक्तियां होंगी, राज्य सरकार को क्या शक्तियां होंगी, ये सब कुछ कहां पता लगेगा आपको, संविधान। कहां पता लगेगा, संविधान। तो संविधान क्या होता है भाई, संविधान किसी भी देश का वो बुनियादी कानून है जिस कानून के माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था के बारे में पता लगता है। शासन के अलग अलग जो अंग है उनके अंतर संबंधों के बारे में भी पता लगता है। साथ ही साथ शासन और नागरिकों के मध्य, यानी स्टेट और जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी कहां पता लगता है, संविधान में पता लगता है। अब भारत की बात करें तो भारत की में प्रियंका कैसा संबंध है, नागरिकों के मध्य और सरकार के मध्य कैसा संबंध है मधुर संबंध है, मधुर संबंध है, ठीक है। कैसा मधुर संबंध है, संबंध का मतलब क्या है, यहां पर जनता के द्वारा अपनी सरकार चुनी जाती है, और वो सरकार का दायित्व है कि वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे।
सरकार का दायित्व है कि वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, क्योंकि उस सरकार का परीक्षण होगा प्रत्येक 5 साल में। आप जानते हैं सरकार का सामान्यतः क्या होता है, परीक्षण होता है। अभी फिर लोकसभा चुनाव है, अब अप्रैल का महीना चल रहा है, ये अप्रैल मई जून ये 3 महीने काहे में जाएंगे, सरकार के परीक्षण में। इलेक्शन होना है पूरे देश में, वोटिंग होगी, तो वो वोटिंग क्या है, वो सरकार की, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इसका परीक्षण होता है आपके एग्जाम में, जो आपका टेस्ट होता है। तो सरकार ने 5 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया, जनता कितना सेटिस्फाई है या नहीं है, दैट इज टू बी टेस्टेड इन द इलेक्शंस। तो यहां पर हम ये समझते हैं कि संबंध कैसे हैं, जनता सरकार को चुनती है और सरकार अपनी शक्ति के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, साथ ही साथ कानून व्यवस्था मेंटेन करेगी, साथ ही साथ लोगों की रक्षा करेगी, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता को सुरक्षित करेगी। ये दायित्व किसका है, सरकार का। ठीक, तो अब हम संविधान के बारे में तो जान गए, जो नए बच्चे हैं खासकर उनको मैंने बताया। अब संविधान का आ जाओ, अब संविधान का वर्गीकरण करते हैं। तो भाई वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पीछे बेटे आप बताइए, संविधान का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे बांटा है हमने अपना संविधान, किस रूप में बांटा है। हाँ, प्रस्तावना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, भारत के संविधान में क्या है, एक प्रस्तावना है, एक क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बाद अब बताओ, बोलो कितने भाग हैं। सर 22। 22 भाग, और फिर 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद। और ये आप लोगों को याद होना चाहिए बिल्कुल, जो नए बच्चे जो है। और अगर अभी आप 12 मूल रूप की बात कर रहे हैं, मूल रूप की, जब मूल रूप में आया 8 अनुसूचियां, क्या है ये, भारत के संविधान में मूल रूप से आपको देखने को मिलती है। अभी वर्तमान में क्या हो चुका है, प्रस्तावना कितनी है, एक की एक ही है, भाग 22 से हो गए हैं 25, अनुच्छेद करीबन 470, और ये हो गई है बढ़ के 12, साथ ही साथ प्लस 106 संविधान संशोधन भी हो, 106 बार संविधान संशोधन। 106 बार मतलब हुआ तो बहुत बार है, 368 के तहत जो संविधान संशोधन हुआ है वो 106 टाइम्स, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था, लेटेस्ट कौन सा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो पिछले साल ही पास हुआ, जिसमें लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण व्यवस्था कर दी गई। तो यह है हमारी आज की स्थिति। तो आपको ध्यान रखना है, एक प्रस्तावना। अब सबसे पहले हम संविधान में क्या पढ़ते हैं, प्रस्तावना। तो संविधान कैसे बटा हुआ है जरा इसको समझिए। संविधान वास्तव में क्या है, बनाया किसने संविधान, बेटे किसने बनाया हमारा संविधान, संविधान सभा ने। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाया है संविधान सभा ने। और इसको बनाने में लगभग समय कितना लगा है, ये तो एग्जैक्ट बताया मैंने, लगभग पूछा 3 साल, लगभग कितना लगा, 3 साल। तो एग्जैक्टली बोले तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उसको मोटा मोटा 3 साल आप बोल सकते हैं। अब दूसरी बात यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा संविधान बना, ये संविधान किस तिथि को लागू हुआ, एक प्रश्न। ये संविधान किस तिथि को स्वीकार हुआ, एक प्रश्न। और इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, एक प्रश्न ये भी है। तो पहला प्रश्न का मेरा उत्तर कौन देगा, हाथ खड़ा कीजिए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है। हाथ खड़ा करना नहीं आता, ऐसे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मेरे को ऐसे हेलो हाय करोगे ऐसे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, हाँ बताइए, बोलिए। आपने हाथ खड़ा किया, बताओ, हाँ बताओ। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक, दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई पहली, वो तो ठीक है, किस बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कौन सी तारीख थी वो, बताओ जल्दी। 13 दिसंबर 1940 उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न ध्यान से उत्तर देना, आगे में से आगे आप दोनों को अगर पता हो तो आपने स्टार्ट अपने लेवल पे स्टडी तो किया होगा थोड़ा बहुत। आप बच्चा स्टार्ट ल्यूसेंट से करता है। भारतीय संविधान सभा ने इस संविधान को किस दिन अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, पता है आपको मैम? कब? कोई नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, 26 नवंबर 1949। लास्ट क्वेश्चन, इस संविधान को पूर्णतः लागू किस तिथि को किया गया? बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1950। तो ये चार तिथि आपको याद होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई पुराने संसद भवन में, केंद्रीय कक्ष में। दूसरी बात, संविधान सभा की जो 13 दिसंबर वाली बैठक थी उसमें प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब जो आज की प्रस्तावना है, उस समय क्या बोला उसको? उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ये संविधान सभा जो है, इस संविधान को 3 शब्द आएंगे, अडॉप्ट, इनैक्ट, गिव टू आवरसेल्व्स, यानी कि इसको स्वीकार करती है, अधिनियमित करती है, अंगीकृत करती है। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसको हम किस रूप में मनाते हैं? इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये जो संविधान बना पूरा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। तो इस पूरे संविधान का वर्गीकरण कैसे है? संविधान मसलन एक अगर किताब है, अगर एक बुक है, तो इस पूरी बुक में, यानी मान लीजिए संविधान की पुस्तक है, इसमें सारा सिस्टम एडजस्ट किया हुआ है। अब इस पूरी बुक को कैसे डिवाइड किया है? यहाँ पे लिखा है भारत का संविधान, फिर हम जैसे इसको ओपन करते हैं फ्रंट पेज पे, यहाँ पर लिखी है प्रियम्बल। क्या लिखी है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कौन लिखित है? यहाँ पर शुरू में। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार के क्या है? पार्ट्स बने हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। हर पार्ट के अंदर आर्टिकल्स को सेट किया गया है। तो ध्यान से देखिए, भारत का संविधान कवर पेज, अंदर आए क्या आएगा? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बना है पार्ट 1, अब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हर पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया है और उन चैप्टर्स में आर्टिकल्स। अब चैप्टर आप ध्यान ना भी रखे तो पार्ट के अंदर क्या है? आर्टिकल है। पार्ट क्या मतलब हो गया? जैसे हम बचपन में किताब पढ़ते थे 9-10 में, 9-10 में साइंस की किताब होती थी, तो उसमें होता था यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर चैप्टर होते थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। यूनिट 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ऐसे होते थे। तो वैसे हमारे पूरे संविधान में ऐसा समझ लो कितनी यूनिट है? यूनिट मतलब कितने पार्ट्स हैं? तो कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 22। इन 22 पार्टों में 395 अनुच्छेदों को सेट किया गया है, यानी हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स होंगे। मसलन कैसे? जैसे हम देखते हैं, उदाहरण दे रहा हूं आपको 2-3। जैसे भाग 1, इसका कुछ नाम होगा, जैसे यूनिट का नाम होता था ना साइंस में कि यूनिट किस टॉपिक से रिलेटेड है, वैसे ही भाग 2, वैसे ही भाग 3, भाग 4, ऐसे कर करके कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग। मूल रूप से तो आज भी 22 हैं, अब एडजस्टमेंट उसी के अंदर हुआ है। कैसे एडजस्टमेंट हुआ है? और ये सब रोमन में है, मैंने तो 1 2 3 4 लिख दिया, पर ये ऐसे चलेगा 1 2 3 4, इस तरह से लिखा गया है। अच्छा, अब यहां पे देखिए भाग 1, इसका नाम है संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वैसे ही भाग 2 का नाम है नागरिकता। मैंने कहा ना पूरे संविधान को हमने 22 भागों में बांटा हुआ है, हर भाग का अपना नाम है। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार। उसी प्रकार भाग 4 का क्या है? भाग 4 का नाम डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। अब एक बात सुनो, ये अलग अलग भाग हैं, ऐसी भाग 5, भाग 6, भाग 4, 7, 8, 9 सो ऑन चलता रहेगा 22 तक। अब हर भाग के अंदर क्या है? कुछ ना कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है?
1 2 3 4, 1 से 4 यहां आ गए, अब 4 तक वहां आ गए, अनुच्छेद 5 से अगला भाग स्टार्ट हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 आ गए, फिर आगे बढ़े, फिर आएगा 12 से 35, भाग 3 में अनुच्छेद आ गए 12 से 35, फिर आगे 36 से 51। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं हर नए भाग के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका आखिरी भाग होगा, और आखिरी अनुच्छेद कौन सा होगा? 395, यानी सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझ क्या रहे हैं आप? संविधान एक पुस्तक के रूप में है जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आप देखते हैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना मिलेगी, प्रस्तावना के बाद आगे आप देखेंगे अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है, इन भागों के अंदर क्या है? अनुच्छेद है, और ये समरूप में नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाग 1 में जितने अनुच्छेद होंगे भाग 2 में भी उतने ही होंगे, भाग 3 में भी उतने होंगे। हो सकता है किसी भाग में 1 ही अनुच्छेद हो सकता है किसी भाग में लगभग 100 अनुच्छेद हो, लेकिन 395 के 95 अनुच्छेद कहां एडजस्ट होंगे? 22 भागों में। तो पहले भाग में आप देख रहे हैं 4 ही तो अनुच्छेद हैं, 1 2 3 4। दूसरे भाग में देख रहे हैं 5 से 11, बढ़ गई संख्या। तीसरे में 12 से 35। तो इस प्रकार से हमारा पूरा संविधान एडजस्ट किया गया है। ऐसे करते करते सारे अनुच्छेद कवर हो जाते हैं। फिर लास्ट में, अब लास्ट पेजेस जो बचेंगे, लास्ट में एडजस्ट किया गया है किसको? अनुसूचियों। संविधान के लास्ट में क्या है? अनुसूचियां। तो अब पूरा संविधान कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज है आपको समझ में आ गया। संविधान एक पुस्तक की भांति है। भारत का संविधान यहां लिखा है, शुरू में आएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फिर भाग है, भाग 1 उसके अंदर अनुच्छेद 1 2 3 4, भाग 2 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करते करते सारे व्यवस्था है पूरी। लास्ट में इनको मेंशन किया गया है? अनुसूची। अनुसूची आखिर में है, प्रस्तावना प्रारंभ में है। और प्रस्तावना तो कहीं पर भी आप देखो, किसी भी किताब में उठा के देखो, प्रस्तावना यानी प्रीफेस कहां होगा? स्टार्टिंग में होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताइए, प्रस्तावना की हमने जो कल बात की थी, क्या होती है प्रस्तावना? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई बताए व्हाट इज प्रीएम्बल? हाउ विल यू डिफाइन द प्रीएम्बल? सलोनी, आकांक्षा, अनीता। सर भारतीय संविधान की भूमिका उससे तय होती है, उससे देश की संविधान में क्या क्या समाहित है। सर प्रस्तावना का मतलब तो यही हुआ ना कि कम शब्दों में पूरी बात कह दीजिए। ठीक है, और कोई? फिर किसी चीज का एक इंट्रोडक्शन देना कि इस चीज के अंदर ये होगा, ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी मतलब इंट्रोडक्टरी जो किसी विषय को परिभाषित करता हो। ठीक है, और कोई? सर उद्देश्य जैसे। उद्देश्य क्या? सर मैं कहना चाह रही उद्देश्य का प्रस्तावना, सर वो ये कहना चाह रही। अच्छा ठीक है, आप में से बताइए कोई। सर सभी जो प्रस्तावना है वो जो हमारा संविधान है उसका उल्लेख करती है, उसके अंतर्गत उसके उद्देश्य, आदर्श, ये सब चीजें आती है सर। ठीक है, हम एक सिंपल शब्द में अगर परिभाषित करें तो आप में से कौन बोलेगा? बात भी क्लियर हो जाए और सिंपल शब्दों में हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें, बताइए। आप बताएंगे? बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या है प्रस्तावना? संविधान का निचोड़ है, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। ठीक है, आप बताइए प्रियंका जी। बहुत बढ़िया, परिचय है उसका, संविधान का वर्गीकरण। ना वर्गीकरण, आप बताइए। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, व्हाट इज प्रीएम्बल? हाउ विल यू डिफाइन? आप बताइए। आत्मा, भूमिका, ठीक है, कुंडली, कुंजी, कुंडली, कुंजी, कुंडली, कुछ भी। वास्तव में ये तो अलग अलग लोगों ने वर्गीकरण किया है ना।
आप अपने हिसाब से इसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कईयों ने बोला है संविधान की आत्मा है, तो भी बात सही है। कईयों ने बोला संविधान की कुंजी है, तो भी बात सही है, ठीक है। कईयों ने बोला संविधान का परिचय है, तो भी बात सही है। ये सब बातें सही है। जैसे मैं बोलता हूं ये संविधान का दर्पण है, ये मैं अपने शब्द बोलता हूं, तो ये भी बात सही। यानी कि प्रस्तावना वास्तव में है क्या? इट इज अ प्रीफेस, इट इज एन इंट्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं सुनना चाह रहा था, आप लोग बोले संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, यानी ये क्या? संविधान का दर्शन। प्रस्तावना क्या है? संविधान का दर्शन, जो कि संविधान की जो भावना है, मूल भावना, ये संविधान क्यों है, किसके लिए है, क्या इसका उद्देश्य है, उसे क्या करती है? ये प्रदर्शित करती है। पहला प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका जवाब एकदम सटीक सही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप ही में से उत्तर दीजिएगा। हम संविधान को ये सब तो बोलते हैं, साथ ही साथ सॉरी प्रस्तावना को ये सब तो बोलते हैं संविधान की, साथ ही साथ इसको उद्देश्य का भी बोलते हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर दीजिए। इसलिए से उद्देश्य का बोलते हैं, ठीक। इसका तात्कालिक कारण यह होगा कि कल समझाया था। हाँ प्रियंका, क्या होगा? तो इसलिए से उद्देश्य का बोल देते हैं। एक मिनट, आप लोग बता तो ठीक रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा गलत बता रहे हैं, पर जो बात बताई गई उससे अलग बता रहे हैं, लीक से हटके बता रहे हैं। इसके उद्देश्य का बोलने के पीछे कारण है। रुको मैं समझ रहा हूं, तुम्हें पता है, मुझे पता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन में से कोई बताए, ऑनलाइन में से मुझे बताए इसे उद्देश्य का क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है उद्देश्य का? ऑनलाइन स्टूडेंट। सर क्योंकि ये संविधान का सार मानी जाती है, समरी। संविधान का सार मानी जाती है, सर ठीक इसमें है। बाकी बात तो सब सही है, घूम फिर के बात यही तो आ रही है। सार बोलो, आत्मा बोलो, सारांश बोलो। तो सार हो गया, सारांश हो गया, सब बात मिला के एक ही रास्ता। हर अलग अलग जगह से जा रहा है, पहुंच रहा कहां पे? घंटा घर पे ही पहुंच रहा है। चाहे उधर से आओ, राजपुर रोड साइड से आओ, चाहे दूसरे दर्शन लाल चौक से आ रहे हैं, चाहे आप चक्राता रोड से आ रहे हैं, चाहे पलटन बाजार से आ रहे हैं, 5 घंटा घर ही रहे हैं। हाँ बताइए, लास्ट में क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस बॉय। ये उसका सही उत्तर है, बिल्कुल। इसको उद्देश्य का प्रस्ताव, इसको उद्देश्य का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रस्तावना कहां से आई है? उस उद्देश्य का प्रस्ताव से, जो उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था। उसमें वही बातें थी कि संविधान के आदर्श क्या होंगे, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो हमारी प्रस्तावना कुछ और चीज नहीं है, बल्कि वही है, उसी चीज को मॉडिफाई किया गया है। किन शब्दों को? जो शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष बोले। तो उसको क्या बोला था हमने? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव। और उद्देश्य का प्रस्ताव से प्रेरित होकर बनी है प्रस्तावना, तो इसीलिए प्रस्तावना का एक नाम और क्या हो गया? उद्देश्य का। ये यानी उसने बात पूरी ढंग से कल सुनी थी। वेरी गुड। उद्देश्य का प्रस्ताव से बनी है प्रस्तावना, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या है? उद्देश्य का। आप लोगों की बातें भी गलत नहीं है। उद्देश्य का मतलब संविधान का क्या उद्देश्य है, कैसा भारत चाहते हैं, वो सब बातें अपनी जगह सही है, पर इसका मेन और तात्कालिक रीजन ये है। ठीक है प्रियंका? ठीक है मैम, आप भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर एक बार फिर भारतीय से रिपीट संविधान कर की दो, प्रस्तावना, मुझे भारतीय समझ संविधान, नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? जो आपने ये उद्देश्य का वाला बताया ना, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो आप इसे दोबारा से बता दो। उद्देश्य का बेटा मतलब होता है हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना बताती है हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। कल 4 भागों में बांटा था। अब इस प्रस्तावना का एक नाम उद्देश्य का भी है। क्यों है उद्देश्य का नाम? क्योंकि यह प्रस्तावना उस प्रस्ताव से प्रेरित है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा। जब संविधान सभा की बैठक हो गई थी पहली, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे पहली बैठक में, याद होगा आपको, यस वेटरन सर। लीडर। दूसरी बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष बने, बीएन राव, सर बीएन राव को बनाया गया सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार।
फिर तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को। उस दिन पंडित नेहरू पोडियम में आए और सारे लोग बैठे हुए थे जैसे क्लास बैठी है, और उन्होंने संविधान बनाने का जो पूरे प्रक्रिया उसको शुरू करने से पहले एक उद्देश्य का प्रस्ताव पढ़ा। क्या पढ़ा? उद्देश्य का प्रस्ताव। यानी प्रस्ताव मतलब एक प्रपोजल कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। सदियों की दास्ता के बाद आज हमारा भारत जब आजाद हुआ है या हो रहा है, उस वक्त तो हुआ नहीं था, तो हम भारत को भविष्य में ऐसा देखना चाहते हैं, समाज को ऐसा देखना चाहते हैं, सरकार को ऐसा देखना चाहते हैं। ये उन्होंने कुछ मूल्य रखे, कुछ बातें रखी, उसको बोला गया उद्देश्य का प्रस्ताव। अब संविधान उस आधार पर बनता गया। आपको पता है 11 सत्र हुए, तमाम तरह के कार्य हुए, तमाम चीजें हुई, अलग अलग संविधानों का अध्ययन हुआ। 1935 के अधिनियम से हमने कुछ चीजें ली, अमेरिकी संविधान से ली, तमाम संविधानों से ली। उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया तो आखिर में बनी उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना आखिर में बनेगी जब पूरा कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं। समरी तभी तो बनती है कि समरी पहले बन जाएगी। आप पूरा कोई भी चैप्टर पढ़ते थे 8, 9, 10th में, उसका आखिर में सारांश होता था। एग्जाम से पहले हम पूरा चैप्टर थोड़ा पढ़ के जाते हैं। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते थे तो पूरा चैप्टर थोड़ा पढ़ते हैं, आखिर में इतना टाइम होता है, हम सारांश पढ़ते हैं कि मेन मेन तथ्य क्या है। तो उसी प्रकार जो सारा संविधान बन गया, उसका निचोड़, उसका मेन मुद्दा, उसका दर्शन, वो परिलक्षित हुआ काय में? प्रस्तावना में। और वो वही तो चीज थी जो कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव में रखी थी। तो उद्देश्य का प्रस्ताव से ही शब्द बन गया उद्देश्य का, यानी संविधान की उद्देश्य का। और वो उद्देश्य का ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही उद्देश्य का है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये पूरी बात नीचे ये, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगला पॉइंट, लास्ट रो में प्रस्तावना में 4 बातें बताती है। क्या क्या बातें बताती है? सबसे पहला, संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का स्रोत। आयुष, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? इस संविधान को शक्ति किससे मिलती है? 1935 से। मीनू जी, इस संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारत की जनता। संविधान में भारत की जनता लिखा है, भारत की जनता लिखा है, भारत के हम, लोग। हाँ वही शब्द बोलना, हम के लोग। भारत के लोग। अब भारत की जनता शब्द गलत नहीं है, लेकिन प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। अब बनेगा इससे दार्शनिक प्रश्न। यस, प्रियंका के पीछे जो मैडम है, आप मैडम मुझे बताइए, हम भारत के लोग से क्या आशय है? इसका क्या अर्थ है? प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग, इसका दार्शनिक अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? क्यों भारत के लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है? भारत के लोगों का सबसे पहले होना क्या बताता है? हम ठीक है, आप बताइए मैडम। यहां पर भारत के लोग शब्द लिखा गया है शुरुआत में, ये जो 4 शब्द हैं हम भारत के लोग, इससे क्या अर्थ स्पष्ट होता है? इसका दार्शनिक भाव, फिलोसफिकल आइडिया क्या निकल के आता है? तो मैं बताऊं? एक सेकंड सर, मैंने कहा है रटना नहीं है चीजों को, दिमाग खोल के पढ़ना है। प्रियंका, क्या है इसका अर्थ? श्रुति, हम भारत के लोगों से क्या आशय है यहाँ पे? पीछे कौन बताना चाहेगा चारों में से? भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान, भारतीयों के लिए। दार्शनिक भाव क्या है इसका? क्या नाम है आपका? ठीक है, आपका नाम क्या है? मनीषा जी, आपका नाम बेटा? आंचल, ओके। हाँ बेटा, पीछे। कल्याण नहीं, अच्छा कल्याण नाम है आपका, कल्याण। अच्छा, लोगों का कल्याण। हाँ, क्या उत्तर होगा इसका? नहीं पता, देखो। हाँ, ऑनलाइन कोई बताना चाह रहा था, बोलिए।
सर भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हाँ सर जो यहाँ के लोगों के पास है वो खुद की संप्रभुता है। हाँ ठीक है, तो सर भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं मतलब वो संविधान का सार है कि हम जिसे चाहे उसे इलेक्ट कर सकते हैं। हम सबको ठीक एक है, वोटिंग राइट मिला है। ठीक है। देखिए, स्रोत का बात होती है, इस संविधान को शक्ति किसने दी है? हमारे देश में व्यवस्था है, इलेक्शन हो रहा है, ये प्रधानमंत्री बन गया, हम नहीं मानते। किसने बनाया प्रोसेस? कहां से आया? ये संसद है, कानून बना रही, इसका कानून पूरे देश में लागू हो रहा। ये व्यवस्था चल किससे रही है? इस संविधान से चल रही है। और इस संविधान में जान किसने फूकी? इस संविधान को शक्ति किसने दी? तो याद रखिए, संविधान को बनाया संविधान सभा ने, और संविधान सभा किसका प्रतिनिधित्व थी? हमारा, हम लोगों को रिप्रेजेंट करी थी। तो यहां पर दो बातें हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। यानी ये संविधान जो बना है, ये हम लोगों के द्वारा ही बना है, और हम लोगों के द्वारा ही हम लोगों पर लागू किया गया है। दोनों बातें, हमने ही बनाया और हमने अपने आप पे ही इसे क्या किया है? लागू किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, भारत में सर्वोच्च जो संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता समझते हैं, सुप्रीम पावर टू टेक एनी डिसीजन, वो किसमें निहित है? भारत के लोगों में। जब मैं बोलता हूं कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों को में निहित है, इसका आशय यह होता है कि देश में जो भी कानून बनेगा, देश जो भी निर्णय लेगा, फैसला लेगा, वो भारत के लोगों के हित में लेगा। यानी भारत के लोगों के हित, अपने देश के लोगों के हित से आगे कोई चीज हमारे लिए उससे ऊपर नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है? हमारा हित। तो ध्यान रखना है। दो बातें बताने लगी, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, पावर, ये संविधान बनाने वाले हम, इसको लागू करने वाले भी हम। दूसरी बात, भारत की जो सर्वोच्च संप्रभुता है भारत के लोगों में निहित है, यानी भारत के लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर कोई और इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर। सेकेंड, स्रोत के बाद क्या पता लगता है हमें इसमें? हाँ, प्रकृति। प्रकृति किसकी? प्रकृति, प्रकृति किसकी? भारत की राज्य व्यवस्था की, यानी पॉलिटी हमारी कैसी है, हमारा देश किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। चलिए, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें बेटा? लोकतांत्रिक। हाँ, चलिए, याद कराए थे आपको, बताओ बेटा। ठीक है, यहां पे शब्द आते हैं SSSDR, याद कराए थे, ट्रिपल SDR, यानी सोवरिन। भारत कैसा देश है? सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है, और कैसा है? सबसे पहली बात तो मुझे इनमें से ही बताइए बेटा, आप बताइए, इनमें से कौन सा वो शब्द है जो मूल संविधान में था? इन 5 शब्दों में से कौन से शब्द मूल संविधान में थे? थे, हाँ, और आज भी हैं। डेमोक्रेसी, ठीक है, रिपब्लिक भी था, हाँ, हिंदी बता देंगे। प्रभुत्व संपन्न था, बहुत बढ़िया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक तो जानते हो, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र। तो कौन सा मूल संविधान में था? आपने बोला लोकतांत्रिक शब्द भी था, गणराज्य शब्द भी था, प्रभुत्व संपन्न शब्द भी था, तो क्या समाजवादी शब्द नहीं था? बहुत बढ़िया। क्या सेक्युलर शब्द भी नहीं था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में नेचर जो शुरुआत में था, उसमें 3 शब्द थे, संप्रभुत्व यानी प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब इनकी हिंदी आपको पता लग गई। सोवरिन कल बताया भी था, प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य। अब इसका मतलब क्या क्या होता है ये आप लोग एक बार स्पष्ट कीजिए।
भाई सबसे पहला शब्द है सोवरेन। अब ये तो मैं 50 बार बता चुका हूं। शुभम कठैत, सोवरेन शब्द का अर्थ क्या है? यस। प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? यस। संप्रभुता का अर्थ क्या है? एक ही है तीनों चीज। हाँ भाई शुभम कठैत, क्या अर्थ होगा इसका? शुभम कठैत क्लास में उपस्थित है? हो गया। सलोनी, सलोनी सैनी, बेटा सोवरेन शब्द का अर्थ क्या होगा? संप्रभुत्व या प्रभुत्व संपन्न का अर्थ का क्या होगा, मतलब होगा? सलोनी। नेक्स्ट मीनू, क्या अर्थ होगा इसका? सर वह सर्वोच्च शक्ति जिसके अंतर्गत हम अपने राज्य के आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्रता से ले सके। बहुत बढ़िया। अनीता जी, कौन से शब्द का अर्थ बताना चाहेंगी इनमें से प्रभुत्व संपन्न के अलावा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या गणराज्य, कौन से शब्द का अर्थ बताना चाहेंगे आप? अनीता जी, अनीता ही है ना नाम? अंकिता तो नहीं है? हाँ अनीता। हाँ क्या बताना चाहेंगे आप? आकांक्षा, यस सर। कौन सा अर्थ बताना चाहेंगे इनमें से, पांचों में से, चारों में से? सर पंथ निरपेक्ष। क्या होता है पंथनिरपेक्ष का अर्थ? सर भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है, भारत सेक्युलर है। हाँ तो क्या मतलब हो इसका? कोई भी एक धर्म नहीं है? यस सर। सर भारत क्या मतलब भारत की पर्टिकुलरली धर्म में कोई आस्था भी नहीं है? नहीं सर, धर्म में है। सर ठीक भारत है, पर्टिकुलरली कोई भी रिलीजियस फॉलो नहीं करता है सर, वो सभी के धर्मों को बराबरी सम्मान ठीक देता है। है। सीमा जी, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। सीमा जी आप कौन सर सा बताना चाहेंगी? सर अब कहिए तो सब मिक्स कर दें। अब एक में तो नहीं सर। नहीं सर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में भारत धर्म पंथ निरपेक्ष है। यानी भारत में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, मान सकता है। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है और यहाँ का हर नागरिक अपनी मनचाही धर्म को फॉलो करे और मतलब उसे जो अधिकार प्राप्त है सर, उनके वो अपनाते हुए अपने लाइफ को, अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है जी। ठीक है। लेकिन सर एक चीज और कहना चाह रहे हैं सर, एक मिनट, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि हमारे राज्य का, और राज्य मतलब बाहर बात करेंगे, राज्य मतलब हमारा देश हुआ, बट हम अगर इंडिया के अंदर बात करें तो हम इंडिया की ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर निर्माण हुआ, तो सर यूपी का बता पाएंगे, बाहर का नहीं। पूरे राज्य में सर ऑफिस भी बंद था, हम लोग का विद्यालय भी बंद था, हम सभी लोग को छुट्टी दी गई उस दिन। लेकिन सर जब हमारा संविधान कह रहा है कि हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, तो जाहिर बात है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता हमारा राम मंदिर। तो सर यहाँ पे बताना चाहेंगे कि संविधान का उल्लंघन किया गया ना, ये पूछना अभी चाह रहे हैं आऊंगा, आपसे जी। उसमें मैं आऊंगा, जो अनुच्छेद 25 पढ़ाऊंगा कि ये संविधान का उल्लंघन है या नहीं है। पहला जी प्रश्न सर यहाँ जी। पर था सोवरिन। पहली बात तो ये 5 क्या है, अब कल के दिन फिर ये ना हो कि हम नेचर नहीं बता पा रहे। पहले सर तो आप लोग समझते क्यों नहीं चीज को, पहले ध्यान से समझा करो। आप लोग तैयारी कर किस चीज की रहे हो और समझ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समझना ग्रुप सी का बच्चा भी बता देगा ये। इसको समझने के अपना दिमाग इस तरह से चलाओ, समझना चाहना आपको पड़ेगा कि हमें इस तरह से चीजों को समझना है। पहली चीज हमने बात की भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं हमारे भारत का पॉलिटी का नेचर कैसा है। पॉलिटी मतलब हमारा देश किस तरह की राजनीति का देश है। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश का राजतंत्र जो है वो किस तरह, राज व्यवस्था जो है वो किस तरह के शासन को स्थापित करती है। तो आपको कोई पूछे भारत किस तरह का देश है, आपकी राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, तो आप बोलेंगे 5 चीजें। क्या बोलोगे आप? 5 चीजों में क्या हो गया? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन 5 को लगाने के लिए भी आता है कई बार। आपको एग्जाम में 1 2 3 4 आगे पीछे दे देंगे और बोलेंगे प्रस्तावना में जिस क्रम में लिखा है उस क्रम में लगाएं। तो क्रम क्या है? सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब पहली चीज थी सोवरेन। ये तो कितना सिंपल है। सोवरेन, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी जब हमारा बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो फिर आप देखते हैं चीन आपत्ति दर्ज करता है। और जब जब चीन आपत्ति दर्ज करता है तो भारत उसका जवाब देता है। और भारत क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।
अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य क्षेत्र है। अपने देश के प्रधानमंत्री अपने देश के किसी राज्य क्षेत्र में जाएंगे तो इसमें किसी दूसरे देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो हमारा देश है, इसमें हमारी संप्रभुता है। हम कोई डेवलपमेंट करें, वहां रोड बनाए, कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करे, कोई नई चीज वहां पर करे, तो चीन आपत्ति करता है, तो हम उसे क्या जवाब देते? भाई हमारा देश है, वहां पर हमारी संप्रभुता है, और हम अपने क्षेत्र में कुछ भी करें तो वो हमारा अधिकार है। वैसे ही आप देख रहे हो पीओके का क्षेत्र जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का, वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत रोड का निर्माण हो रहा है, पूरा हाईवे बनाया जा रहा है। तो भारत ने इसमें आपत्ति क्या दर्ज की? भारत ने बोला कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का राज्य क्षेत्र है, और भले ही वो हमारे कब्जे में नहीं है लेकिन वो हमारा क्षेत्र है, तो उस पर हमारी संप्रभुता है। और चीन का और पाकिस्तान का वहां पर कंस्ट्रक्शन करना, ये हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता एक वो शक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई भी देश, कोई भी राज्य, पॉलिटी में देश को हम राज्य बोलते हैं, जो सीमा जी ने बोला सही बात है, कोई भी राज्य अपनी आंतरिक मामलों में निर्णय पूरी तरह से लेने में स्वतंत्र है। कोई बाहरी शक्ति हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो टीका टिप्पणी करे, जैसे अभी जयशंकर साहब का कल का बयान है, आज सुबह मैं न्यूज सुन रहा था जब, तो क्या बोला जयशंकर साहब ने? अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों के गांवों के नाम चीन अपने आप बदल रहा है। तो जयशंकर साहब ने कहा कल के दिन में आपके नाम, अपने के घर का नाम कुछ और रख दूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो मेरा हो जाएगा। भारत का क्षेत्र है, भारत का नियंत्रण है, भारत का कंट्रोल है। अब चीन अपने तरफ से यूनिलैटरली कुछ भी करता रहता है, नाम बदल देता है, कभी कुछ करता है, उसे दक्षिणी तवांग बोलता है, बोलता है ना कि तिब्बत का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में पूरा क्या करता है? चीन दावा करता है। तो उसका कहना एक पक्ष है, लेकिन वो क्षेत्र किसका है? भारत का। दूसरी बात, वहां पर नियंत्रण किसका है? भारत का। वहां से चुन के आती है, वहां के लोग वोट करते हैं, वहां से, वहां पे राज्य सरकार भी है, और वहीं से सेंटर में भी एमपी आते हैं, लोकसभा में भी एमपी आते हैं, आप जान रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत की क्या है? संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब समझ रहे हैं? कोई ऐसा, एक ऐसी शक्ति किसी राज्य की जिसके माध्यम से वो अपने देश के भीतर, अपने राज्य के अंदर, अपने नागरिकों के लिए, पहली चीज, अपने राज्य क्षेत्र के लिए, टेरिटरी के लिए कोई भी निर्णय ले, उसे लेने में वो स्वतंत्र है। साथ ही साथ वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र है। मसलन भारत यूनाइटेड नेशन का मेंबर है तो हम किसी के दबाव में नहीं है, अपनी इच्छा से। हम सार्क में हैं, अपनी इच्छा से। हम बिम्स्टेक में हैं, अपनी इच्छा से। किसी दूसरे देश ने नहीं बोला। हम किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हमने G20 का सम्मेलन किया, और G20 के सम्मेलन में हमने तमाम देशों के लोगों को न्योता दिया, तो हम G20 के पार्ट हैं, अपनी इच्छा से। तो कहने का मतलब है हमारे विदेशी संबंध किस देश के साथ क्या होंगे? चीन के साथ क्या होंगे, इसराइल के साथ क्या होंगे, यूएसए के साथ क्या होंगे, रशिया के साथ क्या होंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे, जो भी हमारे लिए बेटर बेनिफिट में होगा। तो ये होती है संप्रभुता, और इसके बिना कोई देश देश ही नहीं होगा, उसके पास कोई अर्थ ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। भाई संप्रभुता नहीं है तो कोई अर्थ रह जाएगा देश का? समाजवादी, समाजवादी का अर्थ क्या है? आप बताओ बेटा। आर्थिक समानता लाना, आप बताओ। सबका साथ सबका विकास, बात तो सही है। हाँ भाई, समाजवाद से आशय क्या है? हमारे समाजवाद से आशय है, देखो समाजवाद भी दो तरह का है। एक तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिस्ट जो कभी यूएसएसआर का एक पार्ट, आपने यूएसएसआर, सोवियत रूस वाला कम्युनिज्म, हमारा वो नहीं। हमारा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी और नेहरू का समाजवाद। तो हमारे समाजवाद का उद्देश्य है, मैडम ने बोला आर्थिक असमानता दूर करना, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक असमानता दूर करना, सामाजिक असमानता दूर करना, यानी सब लोगों को समान बनाना, यानी लोक कल्याण। क्या है उद्देश्य? पब्लिक वेलफेयर, यानी समाज में सबका अपलिफ्टमेंट हो। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से समाज में असमानता ना हो, समाज के सभी लोगों का उत्थान हो। ये हमारे समाजवाद का अर्थ। लेकिन ये मूल संविधान में शब्द नहीं था, और अभी भी इसको हटाने की बात कई बार की जाती है, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा। अगला शब्द है सेक्युलर। इसका मतलब क्या है, आप बताइए। भारत का कोई धर्म नहीं है,
15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत से टूट के दो देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक मतलब धार्मिक शासन वाला देश। पाकिस्तान का संविधान अभी नेट में आप डालेंगे तो लिखा रहेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी वहां पर ये नहीं कि सिख नहीं होंगे, हिंदू नहीं होंगे, बौद्ध नहीं होंगे, ईसाई नहीं, सब होंगे, लेकिन जहां पर मुसलमानों के हितों की बात आएगी तो वहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मुसलमान, इस्लामिक इंटरेस्ट को, क्योंकि वो स्टेट ही क्या अपने आप को डिफाइन कर रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हर धर्म है, रहे, कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आपको पता है वहां व्यवस्था कैसी है, लेकिन बोलबाला, वर्चस्व, हावी जो रहेगा सभी धर्मों पे वो रहेगा इस्लाम। भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू होने के बावजूद और भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर होने के बावजूद भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। भारत को एक ऐसा राज्य बनाया गया जिसका सेक्युलर हम कहें। सेक्युलर माने जनता के पास तो पूरी पूरी छूट है। एक नागरिक होने के नाते मैं किसी भी धर्म को अडॉप्ट करूं जिसमें मेरा जन्म हुआ है, या चाहे तो मैं आगे चल के अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता हूं। मेरे पास सारी छूट है। अपने धार्मिक रीति रिवाजों का मैं अनुपालन करूं, अनुसरण करूं, प्रचार करूं, प्रसार करूं, हर छूट है मेरे पास। लेकिन राज्य का एज अ स्टेट उसका कोई रिलीजन नहीं है। अब राज्य का कोई धर्म नहीं है और जनता सब धर्म को, एक धर्म को, एक से ज्यादा धर्म को सब मान सकती है। आपको धर्म रोक सकता है कि आप मुसलमान हो तो आप केवल मस्जिद जाओ, मंदिर मत जाओ, संविधान नहीं रोकता आपको। आप मुसलमान हो, आप मस्जिद भी जाओ, मंदिर भी जाओ। भले इस्लामिक लॉ में होगा कि भाई एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन संविधान नहीं रोक रहा है आपको। संविधान बोल रहा है जाओ। संविधान हमें भी नहीं रोक रहा है, हम मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, कहां संविधान रोक रहा है? संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है, लेकिन राज्य का धर्म नहीं है। अब राज्य का धर्म नहीं है तो हमारा फ्रेंच वाला सेक्युलरिज्म भी नहीं है। राज्य के धर्म से मतलब है, इसका मतलब यह है कि राज्य नास्तिक है। राज्य की अपनी धर्म में आस्था है, लेकिन राज्य की किसी एक धर्म में आस्था नहीं है। राज्य की सभी धर्मों में समान। भाई एक चीज, दो चीजें है ना, या तो आप सबसे किनारा कर लो, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन का सिस्टम, स्टेट से कोई इसका लेना देना नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्य का धर्म से लेना देना है। अभी झंडा मेला चढ़ा परसों, अब ये सिखों का और जो हिंदू हैं कम्युनिटी, उनका एक रिलीजियस सेरेमनी है, फेस्टिवल है, लेकिन वहां कानून व्यवस्था देखना, लोगों को परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। राज्य, वहां पुलिस, कल पूरा पलटन बाजार बंद था, राज्य ने अपनी भूमिका निभाई। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे सेक्युलर तो राज्य का कोई लेना देना ही नहीं है। कुंभ का मेला होता है, राज्य पूरी तैयारी करता है। हज यात्रा होती है, राज्य उसके लिए व्यवस्था करता था पहले, आप समझ रहे हैं। कोई भी अभी प्रोटेस्ट निकलना है, पोजेशन निकलना है, वो कौन सा होता है इनका, मुहर्रम का जुलूस, पुलिस रहती है आगे पीछे। यानी राज्य के लिए सभी धर्म एक समान। राज्य का धर्म से अपने आप वैसा लेना देना नहीं है कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा, पर राज्य सभी धर्मों को समान अवसर देगा। सभी धार्मिक छुट्टियां जो होती है आपकी, चाहे ईद हो तो भी छुट्टी मिलेगी, दिवाली हो तो भी छुट्टी मिलेगी, और आपका क्रिसमस डे हो तो भी इसका आपका ऑफिशियल ऑफ, जो गेजेटेड ऑफ है, वो होगा। यानी राज्य, स्टेट जो है वो नास्तिक नहीं है, उसकी ईश्वर में, भगवान में आस्था है। पर किस भगवान में है? सब में बराबर, सबको बराबर। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। देश लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है। देश में चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनकर सरकार आती है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और भारत में 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, लिंग का हो, भाषा का हो, कहीं का हो, सबके पास वोटिंग राइट है। चाहे तुम पीएचडी होल्डर हो, चाहे तुम अनपढ़ हो, तुम्हारे वोट की वैल्यू एक है। इस मामले में हमारे यहां समानता है। यानी अंबानी का वोट हो, अडानी का वोट हो, और एक आम आदमी का वोट हो, सबके वोट का मत एक है। ये नहीं कि अंबानी ने वोट डाला और वो एक वोट 1000 वोटों में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समानता, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनी हुई सरकार शासन करती। और अगला है रिपब्लिक। हाँ भाई, रिपब्लिक डे तो मनाया था हमने अभी 26 जनवरी को। क्या होता है रिपब्लिक का मतलब? कई लोग तो इतने खुश होते हैं कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए हम रिपब्लिक, जबकि इसका ये उत्तर ही नहीं है।
कुछ लोग तो ये बोलते रहेंगे कि हमारा 26 जनवरी को सर संविधान लागू, और कुछ क्या सभी लोग ये बोलते हैं, बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं, इसलिए हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। संविधान लागू होने की वजह से रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो इसलिए संविधान लागू होने की वजह से रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो फिर संविधान दिवस अलग से क्यों मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हाँ भाई, पहली बात तो ये कोई उत्तर देने वाला था तो वो उत्तर मत देना जो मैंने बोला। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिपब्लिक होना? सर लोगों का शासन। फिर लोकतंत्र क्या है? और दोनों अगर एक ही हैं तो फिर अलग अलग शब्द क्यों लिखे हैं? हाँ बेटा, आप बोलना चाह रही है? अच्छा मुझे बताओ, जो लोकतांत्रिक देश होगा क्या वो आवश्यक है कि गणतांत्रिक भी हो? और अगर कोई गणतांत्रिक होगा तो आवश्यक है कि लोकतांत्रिक हो? वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि चुन के आएगा। नहीं, कैसे? चीन क्या है? वन पार्टी सिस्टम है, तो वो लोकतांत्रिक है? गणतांत्रिक है? गणतांत्रिक है चीन। जनता चुन रही है। जनता चुन रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी चुन रही है? हाँ भाई। श्रुति, श्रुति बहुगुणा। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो हमारा रिपब्लिक किससे इंस्पायर है? क्या अमेरिका रिपब्लिक है? यूएस रिपब्लिक है? कनाडा, कनाडा रिपब्लिक है? सब है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक है? न्यूजीलैंड रिपब्लिक है? चाइना रिपब्लिक है? नहीं है। चाइना का नाम क्या है पूरा? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देश का नाम ही है। लिखने में और होने में अंतर तो होता है। हाँ भाई। अब यहां पर तो बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि क्या, एक तो हो गया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और एक हो गया रिपब्लिक। पब्लिक शब्द तो इसमें भी आ रहा है। गणतंत्र, मैंने पहले बोला कि भारत का जो भारत गणतांत्रिक प्रक्रिया में है, ये हम किससे इंस्पायर हैं? तो आप इसका उत्तर दीजिए पहले। कौन से देश से हम इंस्पायर है? गणतंत्र की जो व्यवस्था है हमारे देश में, वो किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। हाँ, फ्रांस। तुमने पन्ने पलटे और तब बताया। आंसर क्या है? फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रेंच में वैसे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, बट आप समझिए रिपब्लिक शब्द, गणराज्य शब्द की जो अवधारणा है वो हमारे कहां से प्रेरित है? हालांकि तो यूएसए भी क्या है? रिपब्लिक है, वहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है। अब यहां पर बात आती है डेमोक्रेसी की। सर डेमोक्रेसी तो कनाडा भी है, डेमोक्रेसी तो न्यूजीलैंड भी है, डेमोक्रेसी तो यूके भी है, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ पे वो कैसा है? वंश परंपरा के अनुसार। भाई ब्रिटेन में एक वंश परंपरा चल रही है। जब भी गणतंत्र बात आए तो वहां पे तीन चीजें आपको फॉलो करनी है। जब भी आपको देखना कोई देश गणतंत्र है, भले वो लोकतंत्र हो, पर आवश्यक नहीं है वो गणतंत्र भी हो। लोकतंत्र मतलब चुनी हुई सरकार। अब ब्रिटेन में सरकार चुनी हुई होती है, जनता के द्वारा चुन के आती है सरकार। कहां से आती है? लोग वोट करते हैं। भाई हमारे जो एमपी आते हैं, जैसे ब्रिटिश मॉडल जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, सब जगह पीएम पावरफुल है। पर कभी आपने कनाडा का प्रेसिडेंट सुना? कभी आपने ब्रिटेन का प्रेसिडेंट सुना? उस रूप में कौन काम कर रहा है? मोनार्क। यानी ब्रिटेन में हमने देखा था कौन है? मोनार्क है। मोनार्क मतलब राजा। राजतंत्र भी है ब्रिटेन, अपने आप में जबरदस्त उदाहरण है। ब्रिटेन राजतंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है, तो यह अपने आप में एक जबरदस्त बात है।
और दुनिया भर को नसीहत देता है कि आप एडवांस होइए, आगे बढ़िए, और अपना परंपरा वो चला ही रहा अभी तक। जबकि फ्रांस में तो आप समझ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में आपने देखा होगा किस प्रकार से राजशाही को वहां समाप्त किया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, फिर वो पहले तो शुरू में जनता को बहुत पसंद आया, बाद में धीरे धीरे उसका भी पतन हुआ। मोनार्की, राजतंत्र, राजशाही आज भी दुनिया के कई देशों में प्रचलित है। प्राचीन राजनीतिक पद्धति भी क्या रही है? मोनार्की रही है। लेकिन जब हम लोकतंत्र में बात करते हैं तो जनता का शासन है, वो तो एक चीज ठीक है, लेकिन जनता के शासन में भी आप देख रहे हो, जहां पर आप देख रहे हो व्यवस्था है संसदीय प्रणाली, वहां पर दो राज प्रमुख हैं, एक सरकार का मुखिया, गवर्नमेंट का हेड, एक देश का मुखिया यानी हेड ऑफ द स्टेट। अब भारत की बात करो, भारत में सरकार का मुखिया पीएम है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, चुना हुआ है नहीं चुना हुआ है, लेकिन यहां पे जो राष्ट्रपति है वो भी जनता के द्वारा चुना हुआ है। कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से। यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है, किसी भी देश में हमें हेड ऑफ द स्टेट को देखना है, पीएम पीएम की बात नहीं हो रही है, हेड ऑफ द स्टेट चाहे किंग हो, चाहे वहां का प्रेसिडेंट हो, या उसे किसी और नाम से बोला जाए। अगर वो हेड ऑफ द स्टेट यानी राज प्रमुख, कभी कभी राज प्रमुख और सरकार प्रमुख एक ही हो सकते हैं, जैसे यूएसए में सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति, देश का मुखिया भी राष्ट्रपति। भारत में राज प्रमुख और सरकार प्रमुख अलग हैं। हमारे यहां सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्र का मुखिया हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। तो यहां पर ध्यान रखना है, राज प्रमुख जो है जिस देश का, वो किसी, तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला, उसका पद क्या स्थायी है या नहीं है। स्थायी मतलब कोई व्यक्ति आया है इस पद पर, क्या वो हमेशा के लिए आ गया है या उसका एक निश्चित कार्यकाल है। तो हमारे यहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, करते करते हम आज देखो कलाम साहब से लेके प्रतिभा पाटिल से लेके लगातार आप देख रहे हो प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद से पहले ये व्यवस्था पूरी चली आ रही है। कोई एक जाति धर्म, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, प्रणब मुखर्जी ब्राह्मण थे, रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते हैं, कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई सरदार जी भी रहे, ज्ञानी जैल सिंह, मुसलमान भी रहे, जाकिर हुसैन। आप समझ रहे हो कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, भारत का कोई भी आम नागरिक भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जा सकता है। क्या कोई यहाँ पे रोक टोक है कि भाई तुम्हारा रॉयल ब्लड होना चाहिए? अब ब्रिटेन में तो ये है शाही खून जिनकी रगों में दौड़ रहा हो, यहाँ तो शाही खून वाली कोई बात नहीं है। एक आम आदमी भी इस सबसे बड़े पद पर पहुंच सकता है। दूसरा, उसका निर्वाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा? निर्वाचन हो रहा है तो निर्वाचन कैसा होना चाहिए? जनता के द्वारा। अब हम ये नहीं बोलते कि भारत में राष्ट्रपति सीधा जनता के द्वारा चुना जा रहा है, अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन जनता के द्वारा चुना जाए। तो चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन हो चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, लेकिन जनता के द्वारा, जनता के ही बीच का कोई आदमी, हम ही लोगों के बीच का कोई आदमी, और एक सीमित अवधि। ये नहीं कि जो एक बार बन गया, चलो हमने एक बार चुन लिया द्रौपदी मुर्मू को, अब ये नहीं कि वो द्रौपदी मुर्मू चुन ली तो अब वो अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति बन गई, जब तक उनकी प्राण है, सांस है, वो राष्ट्रपति रहेंगी। ऐसा नहीं है। 2022 में बनी, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ ली, और फिर आप देख रहे हो 2027 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति। हो सकता है वो दोबारा रिपीट हो जाए, ये भी व्यवस्था है। अनुच्छेद 57 में एक व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक कार्यकाल निश्चित है। वैसे ही लोकतंत्र के लिए कितने बहुमत से आप सरकार को चुन के आ जाए, इस बार 543 में से आप 500 सीट दे दीजिए, मोदी जी 400 मांग रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर 2029 में इलेक्शन नहीं होंगे। एक प्रक्रिया है, एक नियम है, एक 5 साल बाद आपको इस प्रक्रिया से होकर गुजर। तो ये व्यवस्था आपको समझ में आई? तो भारत की पॉलिटी का नेचर कैसा है? SSSDR। अब बात आ रही थी ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्यों की। अब बताओ उद्देश्य क्या थे हमारे संविधान के? हम कैसा भारत चाहते हैं? जूली ठीक है, वो तो आपको ट्रिक बता रखी है जूली वाला। क्या है भाई उद्देश्य? ऑनलाइन बच्चे अब आप बोलिए। अरे ये बच्चा, हाँ भाई क्या होता है उद्देश्य? क्या है हमारी प्रस्तावना में? न्याय,
जस्टिस। न्याय कितने प्रकार का है भाई? 3 प्रकार का। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। प्रियंका, लिबर्टी का कंसेप्ट किस देश से लिया है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। फ्रांस। यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है तो वहां, ठीक है, फ्रांस है इसका आंसर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? जल्दी बताओ। हाँ श्रुति, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? कितने? 5 प्रकार की। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी। अब आएगी समता आपकी। समता, समानता। समानता कितने प्रकार की? अब मैं पूछूंगा आपसे कौन कौन से हैं वो। सबसे पीछे न्याय, जस्टिस। कौन कौन से न्याय की बात की गई है? और बहुत बढ़िया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। यही क्वेश्चन बनेगा प्री में, और एक अलग ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है। नेक्स्ट, आप बताइए बेटे, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। कौन कौन से हैं वो? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है। समानता कितने प्रकार की है? 2। काय की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया, 2 प्रकार की। इससे क्या होगा? लोगों के बीच क्या आएगी? फ्रेटर्निटी। प्रियंका, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? मेरे साथ तो आपको इंग्लिश शब्द भी याद हो जाना चाहिए तुरंत। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व। बंधुत्व। इससे भी ज्यादा सामान्य हिंदी शब्द क्या होगा? भाईचारा। यानी लोगों के बीच में क्या हो? भाईचारा बढ़े। जब लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? फ्रेटर्निटी से आगे क्या पढ़ा था हमने? क्या शब्द आएंगे आगे? देश में आएगी यूनिटी और इंटीग्रिटी। डिग्निटी तो है व्यक्ति की, व्यक्ति की डिग्निटी जब बढ़ेगी तो देश में क्या आएगी? यूनिटी और एकता और अखंडता। अब इन जितने भी शब्द लिखे हैं कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा तो इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। इनमें से इस बोर्ड पे जो शब्द लिखे हमने, इनमें से एक शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 3 शब्द जोड़े थे हमने। 2 तो पहले बता दिए आपको, जो सर ने बिल्कुल सही बताया। कौन कौन से 2 शब्द थे वो? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। एक शब्द और है, और वो इस बोर्ड पे है लिखा हुआ। कौन सा शब्द है? तुम ये क्या कर रहे हो जी? हुजूर, नमाज पढ़ रहे हो? तुमने कहीं अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत? हाँ, अब बताओ शब्द इंटीग्रिटी कहां से कब आया? 42वें संशोधन से। वो शब्द है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये ध्यान रखना है आपको। अखंडता शब्द भी संविधान में मूल रूप से नहीं था। तो 3 शब्द कौन कौन से जोड़ेगा याद रखेंगे आप? सबसे पहले समाजवादी, ये प्रियंका याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। आयुष बेटा आपको याद होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और द्वारा। ये सब होने के बाद हम अपनी संविधान सभा में किस तारीख को अपने संविधान को? 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं? हाँ बेटा, ये तीनों शब्द 42nd अमेंडमेंट से। इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था उसमें। अच्छा,
26 नवंबर 1949 को तीन चीजें क्या है, कौन कौन से शब्द हैं? हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड गिव टू आवरसेल्व्स। हिंदी में मतलब क्या होगा? हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। स्वीकार करना, अंगीकृत करना, आत्मार्पित करना। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949। लागू करना हो कब? 26 जनवरी 1950। आ गया इतना समझ में? चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी में फटाफट से। टेक आउट योर कॉपीज। कहां तक आपने लिखा था? प्रस्तावना क्या है? अब लिखिए, भारतीय संविधान की हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व। प्रस्तावना के मुख्य तत्व। ठीक है, 1 2 3 4 करके अपने आप लिखते भी जाना। पहले नंबर पे लिखिए, तत्व 4 तत्वों में बांटेंगे इसे। पहला तत्व लिखिए, भारतीय संविधान का स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दूसरे पेन से लिखना और फिर इसका जो स्रोत है वो दूसरे पेन से लिखना। भारतीय संविधान का स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही पेन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है, डैश करके लिख दीजिए अपने आप क्या है भारतीय संविधान का स्रोत। अब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी बार पढ़ा दिया है। लिखिए भारतीय संविधान का स्रोत। भारत की जनता मत लिखना, कोई जैसा संविधान में लिखा है वैसा लिखना। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, हम भारत के लोग। तब आप लिख सकते हैं अर्थात भारत के लोग मतलब भारत की जनता। शब्द क्या है? हम भारत के लोग। लिख दिया। दूसरा लिखिए, दूसरा तत्व सेकंड नंबर पे, भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान का स्वरूप स्लैश, इसको एक और चीज से बोलेंगे, राज व्यवस्था की प्रकृति। राज व्यवस्था की प्रकृति। पांचों शब्द अपने आप लिख दीजिए। पांचों शब्द क्रम से लिखिएगा बच्चे। यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक। इनमें से दो उन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, यानी मूल संविधान में नहीं थे। यहां पर दो शब्द ऐसे आ जाते हैं जो मूल उसमें नहीं थे। कर दिया अंडरलाइन? बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, अब समझा दिया है। अगला लिखिए, अगला, भारतीय संविधान का उद्देश्य। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? अच्छा, दो अंतर इसमें और दिखेंगे आपको। एक तो पहले वाला जो हमने अभी लिखा वो तो हमारी सरकार का नेचर बताता है। अगला, हमारी जनता यानी हमारे नागरिक, हमारा समाज किस प्रकार से हो उसके बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या क्या लिखेंगे? उद्देश्य में लिखो सबसे पहले, लिखिए न्याय। हमने क्या बात की है इसमें? न्याय की। न्याय, न्याय के आगे लिख देना तीन प्रकार के न्याय, तीनों लिखो। सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। न्याय 3 है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। याद रखना इनको। अगला स्वतंत्रता, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टी या फ्रीडम भी बोलते हैं। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। लिखिए स्वतंत्रता, उसके ब्रैकेट में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के नाम लिखिए। विचार, कॉमा, अभिव्यक्ति, कॉमा, विश्वास, कॉमा, धर्म व उपासना। दोबारा बोल रहा हूं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। वर्शिप यानी उपासना। हो गया। नेक्स्ट अगला लिखिए समता। अगली चीज क्या है? समता। समता कितने प्रकार की है? समता, जिसे समानता भी बोलते हैं, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा क्या होता है? स्टेटस। अवसर होता है अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश में भी ध्यान रखें, भले आपका माध्यम हिंदी है पर इंग्लिश में ध्यान रखना ज्यादा ही आवश्यक है। नेक्स्ट है बेटा धर्म का स्वतंत्रता। अच्छा इंग्लिश में बोलना है। थॉट, देखो 5 शब्द है उसके हिसाब से देखो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ। फेथ, हमारा फेथ है इस पे, और वर्शिप। नेक्स्ट अगला लिखिए इसी में, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा, हाँ इसी में नेक्स्ट है, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और लास्ट क्या लिखेंगे? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। व्यक्ति की गरिमा लिख दिया, उसके नेक्स्ट अगली लाइन में राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये हमारे संविधान के एक प्रकार का उद्देश्य हो गए। अब यहां पे कौन से शब्द को अंडरलाइन करेंगे? अखंडता। अब जो तीनों शब्द अंडरलाइन किए उन तीनों को एक साथ लिखिए। तीनों शब्द अंडरलाइन किए, एक तो आपने ये अंडरलाइन किया, एक आपने ये अंडरलाइन किया, एक आपने ये दोनों, और ये तीनों का नाम लिखो। कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों को कॉमा करके लिखना है, अलग लाइन से स्टार पॉइंट बना के, क्योंकि ये तीनों चर्चा में इनको हटाने की बात चल रही है भैया आजकल। समाजवादी को हटाने की बात चल रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के एक बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा समाजवाद। और वैसे मोदी सरकार का झुकाव तो आप समझ रहे हो, पूंजीवाद की तरफ जाता है ना। इनको हटाने की बात चल रही। अब समाजवाद, जब आप नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ोगे तो अपने आप देखोगे उसमें कुछ सिद्धांत आपको समाजवादी विचारधारा से प्रभावित और प्रेरित दिखेंगे। वो तो एक अलग टॉपिक हो ही जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे 3 शब्द लिख दिया आपने। लिखिए ये 3 शब्द लिखे, इनका मूल संविधान में या मूल संविधान की प्रस्तावना में कोई स्थान नहीं था। इनका मूल संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं था या जिक्र नहीं था। दे वर नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। 3 शब्द कौन कौन से लिखे बताए आपको अभी? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लिखिए इनका मूल संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं था या कोई स्थान नहीं था। ठीक है, पूर्ण विराम। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया। 1976 में देश में आपातकाल लगा हुआ था। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्र आपातकाल की घोषणा हो गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। और आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने संविधान में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। कई विशेषज्ञ इसको लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन से संविधान के बहुत सारे खंडों पे, बहुत सारे प्रोविजंस में परिवर्तन किया गया। 42वें संशोधन को न्यूट्रल करने के लिए आगे चल के 44वां संशोधन आया, जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी, लेकिन वो आगे की बात होगी। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्टार पॉइंट। प्रस्तावना में उल्लेखित सभी बातें व विचार महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रस्तावना में उल्लेखित सभी बातें और विचार महत्वपूर्ण है, हालांकि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाद योग्य नहीं है। वाद 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 विवाद होता है ना, वाद योग्य नहीं है या न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब क्या होता है वाद योग्य का? हाँ, you cannot approach to the judiciary in case any of the principle, any of the idea is not following by the state। यानी राज्य के द्वारा अगर इनमें से कोई बात लिखी, ये आदर्शवादी बातें हैं ना एक प्रकार की। प्रस्तावना में सारी बातें कैसी है? आइडियलिस्टिक है। अच्छा, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना में कोई भी प्रोविजन है वो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, हालांकि प्रस्तावना के अनुरूप हमारा शासन हो, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं की अपेक्षा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, प्रस्तावना के ऊपर एक विवाद ये रहा है, क्वेश्चन बनाइए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? एक क्वेश्चन लिखिए बड़ा बड़ा ब्लैक पेन से, क्या प्रस्तावना संविधान का, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तुमने जो वाद लिखा है ना, इंग्लिश वाले बच्चे वहां पे भी लिख सकते हैं, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल मतलब यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए नॉन जस्टिसिएबल शब्द होगा। हाँ, क्वेश्चन है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? अब ये एक प्रश्न बड़ा रहा इस संबंध में। अच्छा, क्या आज की स्थिति है और क्या पहले स्थिति थी? हम ये जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये संविधान का दर्पण है, संविधान के प्रारंभ में है, उद्देश्य का प्रस्ताव से प्रेरित है। इस प्रस्तावना में क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तावना तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, चाबी है, ये बात बोली। यानी प्रस्तावना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पालकीवाला साहब ने क्या बोल दिया कि प्रस्तावना, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बोला उसने। एन ए पालकीवाला क्या है? मशहूर न्यायविद। अब ये जाकर हमारे संविधान की कुंडली है, जन्मपत्री है, हॉरोस्कोप है, तो आप समझिए क्या इसमें परिवर्तन करना सही रहेगा नहीं रहेगा? ये अपने आप में न्यायालय के सामने एक चुनौती थी। हम जानते हैं पूरा संविधान जो हमने शुरू में देखा अलग अलग भागों में बटा हुआ है, लेकिन प्रस्तावना किसी भाग में नहीं आती, प्रस्तावना संविधान में अलग से ही है। हमने देखा था ना वहां पे, प्रस्तावना संविधान में अलग से ही थी शुरू में, फिर भाग है, भाग के अंदर अनुच्छेद है, बाद में अनुसूचियां है।
अब क्या भारत के संविधान में कोई परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है? तो हम जानते हैं भारत के संविधान में जितने भी ये भाग हैं, आर्टिकल्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, कोई हमें परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन हो सकता है, और इसके लिए अनुच्छेद 368 हमारे पास है, जिसमें प्रावधान है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन होगा। सामान्य प्रक्रिया से भी संशोधन होता है, 368 के तहत विशेष प्रक्रिया से भी होता है, और विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों की सहमति वाली प्रक्रिया से भी होता है। संविधान में संशोधन होने की बात तो है, संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, तभी तो अमेंडमेंट हुआ आज तक 106 वह संविधान संशोधन आपने देखा नारी शक्ति अधिनियम, वो वंदन अधिनियम के माध्यम में। लेकिन क्या प्रस्तावना में हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो इसमें दो डायग्राम बनते हैं। अगर ये पूरा हमारा संविधान है और ये प्रिएम्बल है, तो आप रीजनिंग पढ़ते हैं, वेन डायग्राम वगैरह देखते हैं आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिएम्बल, एक चीज ये हो गई, और एक हो गया ये है कॉन्स्टिट्यूशन आपका, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये है प्रिएम्बल आपका। दोनों डायग्राम में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? यहां पे संविधान एक तरफ, प्रस्तावना एक तरफ, यहां पर संविधान के अंदर ही प्रस्तावना। अब अनुच्छेद 368 अपना टॉर्च मारेगा तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान में संशोधन हो सकता है तो ये केस 1 है, संविधान में संशोधन हो सकता है, ये पूरा संविधान है, इसमें संशोधन हो सकता है। हो सकता है यानी संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना जो है वो संविधान के भाग के तहत नहीं बल्कि उससे अलग यहां पर उल्लेखित है। यानी संशोधन हो सकता है 368 के तहत संविधान में, प्रस्तावना में नहीं। और ऐसा ही मानना था हमारी न्यायपालिका का एक लंबे समय तक। 1960 में री बेरुबारी केस में ये आप जब भाग एक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बेरुबारी क्षेत्र का क्या मामला चल रहा था। भारत की संसद के पास अनुच्छेद 2 के तहत राज्यों के अधिग्रहण की तो शक्ति है क्षेत्र की, क्या वो अपना क्षेत्र दे भी सकती है नहीं दे सकती, इसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत होता है रेफरेंस, कोर्ट से पूछा, इसीलिए इसको बोलते हैं रे मतलब रेफरेंस, रेफरेंस लिया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है ये, राष्ट्रपति की शक्ति होती है एक प्रकार की, वो सलाह लेते हैं न्यायपालिका से, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट। तो रे बेरुबारी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या कहा? पहला वाला केस, प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना का अलग ही महत्व है, और प्रस्तावना में संशोधन संविधान के जैसे अन्य भागों में, अन्य खंडों में संशोधन होता है, इस तरह से प्रस्तावना पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। जब भाग ही नहीं है, ये इस सर्कल में आ ही नहीं रहा है, इसके एम्बिट में आ ही नहीं रहा है, तो फिर प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान में तो संशोधन हो सकता है, और वो शुरू हो गया था 1950 में संविधान बना, 51 से ही संशोधन स्टार्ट, पहला संविधान संशोधन ही हो गया था। नवी अनुसूची आपने जोड़ी थी। नेक्स्ट, इसके बाद अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस बारे में टिप्पणी करती रही, लेकिन आज तक के हमारे न्यायिक इतिहास में और राजनीतिक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी अभी तक 13 जजों की बेंच, वो मामला हुआ 1973 का केशवानंद भारतीवाद। ये हमारा पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट वाद है, इसमें बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया गया। 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7-6 से निर्णय आया था। वो भी निर्णय बड़ा मामूली सा, आप देखो 7-6, 7 लोग एक पक्ष में और 6। हालांकि उससे एक नई डॉक्ट्रिन आ गई और इसको लेकर यूपीएससी ने पिछले साल क्वेश्चन बनाया। अब हम बोलते हैं ना हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में है मौजूद। पहली बारी में हमें लगता है हाँ संविधान का बुनियादी ढांचा तो है, लेकिन वो संविधान में तो उल्लेखित ही नहीं है। बुनियादी ढांचे वाली बात तो न्यायपालिका लाई। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि बुनियादी ढांचा वाली बात ही हट जाए। आज हम बुनियादी ढांचा क्या बोलते हैं, संविधान में परिवर्तन हो सकता है 368 के तहत कुछ भी हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता, संविधान में सब कुछ हट सकता है, लेकिन संविधान का बुनियादी ढांचा बना रहना चाहिए।
बुनियादी ढांचा है क्या, कोर्ट ने बताया नहीं। अलग अलग समय पे अलग अलग केसों में टाइम के साथ बुनियादी ढांचा आज एक सेट हो गया है, लेकिन कल के दिन कोई और बड़ी बेंच बैठे और वो बुनियादी ढांचे वाली बात को बेकार कर दे, नल कर दे। 13 से ऊपर होनी चाहिए पर जजों की बेंच, 15 जज, 17 जज, तो फिर ये बुनियादी ढांचे वाली बात ही खत्म हो जाएगी। यानी कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती। बुनियादी ढांचे की बात मूल संविधान में भी नहीं थी। कब आई? 73 केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो 368 के तहत तुम जो संशोधन करना है करो, तुम्हारी पूरी शक्ति है। यह भी बोला कि प्रस्तावना किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है। और जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो प्रस्तावना कौन से खेत की मूली है? प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, कोई भी परिवर्तन, कोई भी संशोधन ऐसा ना हो जो संविधान की मूल भावना को खराब करे, उसको ठेस ना पहुंचाए, वो बनी रहनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं बुनियादी ढांचा। पूछा गया भाई बुनियादी ढांचा क्या है सर? ये हम अभी नहीं बताएंगे, मतलब कोर्ट बोल रही है। समय के साथ साथ बुनियादी ढांचा डेवलप होता गया। आज आप देखते हो देश का जो लोकतंत्र है, देश में जो गणतंत्र है, देश की जो पंथ निरपेक्षता है, ये बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आ रही है। अब प्रश्न ये है, 1973 में फैसला आया, सरकार किसकी चल रही थी? इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, इंदिरा गांधी की। 1971 में चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी बहुमत से आई थी। अब 71, 72, 73 में ये फैसला आया, 74, 75, 76, 25 जून 1975 को लगाया मैडम ने आपातकाल, और 1976 में 42वां संशोधन किया। और 3 साल पहले ही बोला था कि प्रस्तावना में चेंज हो सकता है क्योंकि संविधान का भाग है। ठीक 3 साल बाद प्रस्तावना में चेंज हुआ और वो 3 शब्द जो आपने लिखे वो जोड़ दिए गए। तो 73 में ही ये क्लियर हुआ कि प्रस्तावना में भी संशोधन, उससे पहले तो क्लियर ही नहीं था। और होने के बाद तुरंत 3 साल के अंदर इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन हुआ, 42वां अमेंडमेंट। बहुत सी जगहों पे असर पड़ा, विधानसभाओं का कार्यकाल 6 साल, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल। लेकिन यहां पर आप देखते हैं प्रस्तावना में क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। वो अभी तक का एकमात्र चेंज है प्रस्तावना में। अब आजकल हवा फिर चल रही है और अगर अगली बार मोदी सरकार आती है तो फिर मेरे को लग रहा है प्रस्तावना में तुम्हारे लिए एक नई हिस्ट्री बनेगी, नया कंसेप्ट बनेगा। तो अगर बहुमत से आती है सरकार तो प्रस्तावना में भी चेंज हो, लेकिन 1976 के बाद और उससे पहले कोई चेंज उसमें नहीं। तो आपसे पूछा जाए क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या बोलेंगे? हाँ किया जा सकता है, केवल सकारात्मक सकारात्मक संशोधन। संशोधन तो नकारात्मक भी कर लो, सकारात्मक जो करना है कर लो, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता है ना। संशोधन करने के लिए नहीं रोक सकती कोर्ट आपको, लेकिन करने के बाद जब उसकी पुनर्निरीक्षण होगा, पुनर्वालोकन होगा, तो न्यायपालिका उसको ध्वस्त कर सकती है। ऐसा हुआ कोई मामला बड़ा मोदी सरकार को झटका लगाओ? मोदी सरकार को संवैधानिक मामले में कहां झटका लगा? मोदी सरकार को संवैधानिक मामलों में बड़ा झटका लगा था 99वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर, एनजेक वाले मामले में। और अभी फिलहाल जो झटका लगा वो लगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, 15 फरवरी 2024 का। इसका मतलब न्यायपालिका अपना काम बिना दबाव में, बिना उसके कर रही है। यही देश का लोकतंत्र। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात का डायग्राम आपने बना देना है कि दोनों केस आपको मेंशन कर देने हैं, और ये मैं आपको ग्रुप में इसका कंटेंट भेज दूंगा। किया जा सकता है, हाँ। वो अलग चीज है कि प्रस्तावना में कोई बात लिखी है कि हमें आर्थिक न्याय चाहिए और जनता को आर्थिक न्याय उस प्रकार से नहीं मिल रहा है, तो उस बात को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकती कि आपको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। पर प्रस्तावना में संशोधन तो सरकार करेगी, स्टेट करेगी। वो संशोधन, उसमें कोई शब्द जोड़ना, ठीक है ना, वो कर सकती है। दोनों अलग चीज है। न्याय प्रस्तावना न्याय वाद योग्य नहीं है, वो बात अलग है। वाद योग्य का मतलब आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वाद योग्य तो आप ले जाएंगे ना कोर्ट में। लेकिन जब हम बोले प्रस्तावना में संशोधन, वो स्टेट की तरफ से होगा, राज्य उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। हाँ, व्यक्ति उस विषय को, ऐसा आप डीपीएसपी में भी पढ़ेंगी, डीपीएसपी को भी आप चैलेंज नहीं कर सकती।
हाँ, राज्य उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है क्योंकि उसकी शक्ति है। हाँ हाँ, व्यक्ति विशेष उसके प्रावधानों को लेकर चैलेंज नहीं कर सकता। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस पूरे डायग्राम को आप कॉपी में बना लेंगे और इसी के साथ आपका क्लास हो गई कंप्लीट। ये केस 1 है, ये केस 2। चलिए, धन्यवाद।